हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो साइंस का सेशन लेकर मैं आ चुका हूं और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा था उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आने के बाद आज मैं पार्ट 3 कराऊंगा, है ना। तो साइंस के एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिससे आपकी मुलाकात हो सकती है बोर्ड एग्जाम में, वो सारे डायग्राम आपको प्रैक्टिस करा दूं ताकि आपको प्री बोर्ड चाहे बोर्ड किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, सेशन को शेयर कर दो क्योंकि डायग्राम बेस्ड पीवाईक्यू का पार्ट 3 आज हम करेंगे, है ना। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम की तैयारी लेट स्टार्ट की है, जो दिवाली के बाद जागे हैं और अब उनको टेंशन हो रहा है कि कैसे बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर करें, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कैसे कवर करें, तो उन बच्चों के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है सफलता। जी हाँ, इस बैच का नाम है सफलता, जिससे आप जुड़कर हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में सफल और ला सकते हैं 90% से ज्यादा मार्क्स। लेकिन आपको सफलता में एनरोल करना होगा, इसमें हम आपको डबल फायदा देंगे। कैसे? पहला तो चैप्टर का रिवीजन और दूसरा फायदा आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो भी कम समय में। तो ये क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर आप अपना सिलेबस होल सम प्रिपेयर कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको एनरोल करना है सफलता बैच और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले तो आप यूज कर सकते हो कोड Y621 ड्यूरिंग द परचेजिंग ऑफ सफलता बैच। तो अड्डा 24/7 ऐप से आपको ये सफलता बैच परचेज करना है और आपको डिस्काउंट के लिए यूज करना है कोड Y621। अब इसमें एनरोल कैसे करना है ये मैं सेशन के एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले हम अपने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। तो इस सीबीएसई 2019 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखो, पढ़ो क्या पूछा है। व्हाट डज एक्स इन गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट? तो इस डायग्राम में ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, अगर आंसर नहीं भी आ रहा है तब भी आप लॉजिक लगाओगे तो आंसर निकल सकता है। ये क्या है? ये येलो कलर का क्या है? तो यहां एरो लिखा है एक्सॉन। एक्सॉन किसका पार्ट होता है? न्यूरॉन्स का पार्ट होता है, जो नर्व सिग्नल को क्या करते हैं? कैरी करते हैं, ले जाते हैं ब्रेन की तरफ या ब्रेन से दूर। तो ये तो न्यूरॉन्स है और ये जो पिंक कलर का आपको ये फोटो नजर आ रही है, ये है आपकी क्या? मसल फाइबर। तो कहीं ना कहीं मसल फाइबर और न्यूरॉन्स यहां मिल रहे हैं ना, और जब चीजें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? याद करो, प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे जंक्शन। तो वहां बहुत सारी ट्रेनें क्या होती है? आ रही होती है, मिलती हैं, जा रही होती हैं, तो वो हम कहते हैं ना जंक्शन। तो ये न्यूरॉन्स का और मसल्स का क्या हो गया? जंक्शन। तो इसे कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये एक्स क्या है? ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। तो याद करने का मैंने आपको तरीका बताया। तो अब बताइए कितने बच्चों का आंसर सही है? आई होप कि आपने ये आंसर सही बताया होगा। अगर आपका चालान कट गया है तो गाड़ी साइड में ले लीजिए, है ना। चालान नहीं कटना चाहिए, मेरे बच्चों का चालान नहीं कटना चाहिए, वो अपनी गाड़ी हाईवे पे दौड़ाते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस चैप्टर का डायग्राम है, बता सकते हैं? ये है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। भाई, न्यूरॉन्स ने सिग्नल ब्रेन तक ले गए, अब ब्रेन ने डिसीजन लिया कि हाथ को मूव करना है। तो ये हाथ को मूव करने वाला जो सिग्नल है, जो ब्रेन से कहां तक आएगा? मसल्स तक आएगा। तो वही सिग्नल कहां? न्यूरॉन से होते हुए कहां पहुंचा? मसल्स तक। तो मसल्स के फाइबर क्या हुए? कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट हुए तो मेरा हाथ क्या हो गया? मूव हो गया, है ना। तो इस तरीके से सिग्नल नर्व से मसल्स तक ट्रांसफर होता है। और कहां कैसे ट्रांसफर होता है? जहां ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, जिसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो? तो पहले डायग्राम को ध्यान से देखो। ये डायग्राम किसका है? लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बड्स। तो ब्रायोफिलम प्लांट की लीफ है और लीफ पर ये आपको क्या नजर आ रही है? ये बर्ड्स हैं, है ना। तो ब्रायोफिलम के बारे में आपने रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा है। तो कौन सा रिप्रोडक्शन का मोड आपको ब्रायोफिलम में देखने को मिलेगा? ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? गेस कर सकते हैं? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 8, है ना। और वहां मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हो कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म,
उसमें बहुत सारे रिप्रोडक्शन के मोड पढ़ने होते हैं। उसमें हम फिजन पढ़ते हैं, फिजन में भी बाइनरी, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। अब आपको बताना है कि ब्रायोफिल्म में इनमें से कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। क्या आपका आंसर फिजन है? तो अगर आपका आंसर फिजन है तो आपका आंसर गलत है, फिजन नहीं होगा। फिजन तो एमोइबा में देखने को मिलता है ना, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। एमोइबा में बाइनरी फिजन और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन, ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया। बडिंग भी नहीं होगा क्योंकि बडिंग तो हाइड्रा में देखने को मिलता है। रीजनरेशन नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है। आंसर है क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर से, आमतौर पे प्लांट के फ्लावर से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन फ्लावर को छोड़कर रूट, स्टेम, लीव्स, इन पार्ट से अगर नया प्लांट बन जाए तो इस रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो लीफ, आप ब्रायोफिल्म में क्या देख रहे हो, इन पत्तियों में जो बड्स है ना, इन बड्स क्या होती है, टूटकर जमीन पे गिरती हैं और इन्हीं बड्स से नया ब्रायोफिल्म प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो आई होप आपका आंसर सही होगा। सही नहीं है तो कोई बात नहीं, अब इसको गलत मत करना, ये आपका आंसर है। ध्यान से इसे एनसीईआरटी में पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई ए बी सी इन द डायग्राम गिवन बिलो। तो ये डायग्राम दिया है, इसमें आपको ए, बी और सी आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है। तो ये डायग्राम है किसका? तो यहां ध्यान से देखो, लिखा है रिफ्लेक्स आर्क। तो ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है और आपको पता है कि बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करने के लिए हमको भगवान ने कौन सा एक्शन दिया? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हम गर्म बर्तन छू रहे हैं, तो अगर बॉडी लेट में रिस्पॉन्स करेगी तो हमारा हाथ लेट में मूव होगा तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि मेरा हाथ ना जले, तो अगर मैं गर्म बर्तन को छूऊंगा तो अपना हाथ तुरंत हटा लूंगा, तभी तो मेरा हाथ नहीं जलेगा। तो जहां क्विक एक्शन होता है ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट करना हो, वो एक्शन होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब ये जो बी है, जहां सिग्नल जा रहा है और जहां से सिग्नल आ रहा है, तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। तो बी आपका क्या है? बी है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल ले कैसे कौन जाएगा? ये सिग्नल गया ना, ये सिग्नल ऐसे जा रहा है, तो कहां से सिग्नल रिसीव हुआ? रिसीव हुआ रिसेप्टर से। जैसे हमने गर्म बर्तन को टच किया तो जो स्किन है ये सिग्नल रिसीव करेगी। किस चीज का सिग्नल? हीट का सिग्नल, पेन का सिग्नल, है ना। हीट हो गया, पेन हो गया, ये स्टिमुली है। तो इसका सिग्नल कौन रिसीव करेगा? हमारा स्किन। तो स्किन क्या है? रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का काम कौन करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, ये ए क्या है? ये सेंसरी न्यूरॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन्स सिग्नल किधर से किधर ले जाते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप कहोगे सिग्नल, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल, रिफ्लेक्स एक्शन के सिग्नल को रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाते हैं। फिर सिग्नल कहाँ आया? स्पाइनल कॉर्ड में। फिर ये किसको ट्रांसफर हुआ? रिले न्यूरॉन्स को। तो ये बीच में जो कनेक्शन है वो रिले न्यूरॉन्स का है। फिर रिले न्यूरॉन से जो उसका रिस्पॉन्स है वो लेकर कौन आएगा? वो लेकर आएगा मोटर न्यूरॉन्स। तो जो सी है वो क्या है? मोटर न्यूरॉन्स है। और फिर मोटर न्यूरॉन्स से सिग्नल को लेकर कहां तक आएंगे? इफेक्टर तक। और इफेक्टर कौन है? मसल्स। रिसेप्टर स्किन था, इफेक्टर मसल्स है। और जब सिग्नल आएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हम अपना हाथ गर्म बर्तन से हटा लेंगे, है ना बच्चों। तो ये पूरा आपका आंसर था। तो ए क्या हो गया? सेंसरी न्यूरॉन्स। बी क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। और आपका सी क्या हो गया? मोटर न्यूरॉन। तो अगर आपने ये आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कमाल कर देता, तो सी तो कमाल कर देता, झंडे गाड़ दिया आप लोगों ने। अगर आपका आंसर सही है, कमाल की बात है। और ये डायग्राम चीख चीख कर बोलता है कि मैं बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता हूं। तो जब ये डायग्राम बार बार आता है तो क्यों ना इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये डायग्राम क्या है। ये डायग्राम
रिफ्लेक्स आर्क है। आर्क क्या होता है? आर्क वो पाथ होता है जिस रास्ते से, जिस पाथ से होते हुए रिफ्लेक्स एक्शन का जो सिग्नल है वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और फिर वापस आता है। तो अगर इसको पाथ इसका बनाया जाए तो पाथ कहां से स्टार्ट होगा? रिसेप्टर से। रिसेप्टर से कहां? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से फिर आकर खत्म होगा कहां? इफेक्टर तक। इफेक्टर तक। तो ये चीज पाथ भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक अब आपको इसमें कभी भी डाउट नहीं आएगा। तो मैंने आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डायग्राम करा दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एंड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अब यहां आपने ध्यान से देखा कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड लिखा है। कभी आपने गौर किया कि केवल सोलेनॉइड क्यों नहीं लिखा था? बताइए। सोलेनॉइड कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? जब सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होगा, है ना? तो इसीलिए जरूरी है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड लिखा हो, क्योंकि अगर सोलेनॉइड में कोई करंट नहीं है तो देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनॉइड। तो ये जरूरी है कि अगर आप सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो तो ये जरूरी है कि करंट भी आपको दिखाना पड़ेगा कि सोलेनॉइड में क्या फ्लो हो रहा है, करंट। तो सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड कॉइल होता है जिसके बहुत सारे टर्न होते हैं, तो जो शेप बन जाता है उस सिलेंडर की तरह। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको डायग्राम बनाना है सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड का डायग्राम, ये जलेबी, ये जलेबी, ये जलेबी, ये जलेबी, मतलब बार बार आपको जलेबी बनाना है। बना दिया जलेबी। अब इस वायर को, ये बन गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बना किसका होता है? वायर का। मान लेते कॉपर वायर, जो बिजली की तार हमारी घरों में है, उसी तार को अगर मैं लपेट दूं ऐसे गोल गोल तो सोलेनॉइड बन जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी से क्या निकलेगा? करंट। तो करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, अब करंट ऐसे जा रहा है तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा, साउथ पोल इधर बनेगा। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? निकलेंगी, साउथ पे टर्मिनेट करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे टर्मिनेट करेंगी। तो ये एरो दिखा दो नॉर्थ से निकलता हुआ। ठीक है, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, साउथ पे टर्मिनेट हो गई। ठीक है, ये आप ऐसे दिखा दो। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड क्या होता है? यूनिफॉर्म। इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो अंदर आपको ये सारी लाइंस क्या करनी है? पैरेलल दिखानी है। ये देखो पैरेलल बना दो, हो गया आपका। यही डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है ना? तो इस तरीके से बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, और ये देखो ये डायग्राम रहा जो एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बना के भी दिखा दिया कि बनाना कैसे है, और यही डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप यहां देख रहे हो ना, ब्राउन कलर का वायर है, तो ये कॉपर वायर है, इसको बैटरी से जोड़ दिया है। ये एरो किसका है? ये एरो करंट का डायरेक्शन बता रहा है। और फिर यहां अंदर आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? पैरेलल, और ऐसे नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ पे टर्मिनेट हो रही हैं। तो ये एरो किसका है? ये एरो बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, लेकिन ये एरो करंट का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, चाहो तो स्विच की लगा दो या मत लगाओ। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। ड्रॉ करने की हैबिट होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लो, है ना, क्योंकि एक ना एक डायग्राम आ सकता है। चले आगे। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि डायग्राम सिर्फ बायो का ही पूछा जा सकता है, डायग्राम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि आप प्रिपेयर रहिए। क्लियर? आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहां आपको एक्स आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और एक्स का फंक्शन भी बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना? अक्सर लोग ब्रेन का डायग्राम छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, और वहां ब्रेन काम नहीं करता। अरे जो काम, जिससे काम लेना है वो तो पढ़ के जाओ, है कि नहीं? तो अब आप ये बताइए कि ये जो एरो से दिखाया गया है ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है? अगर आपने डायग्राम अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे
पूरा अंदाजा है कि आप इसका आंसर सही बताओगे। बेटा ये सब फोर ब्रेन है ना। फोर ब्रेन में दो पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। अब ये जो दिख रहा है ये एरिया, ये तो है आपका सेरेब्रम, यहां एरो से दिखाया भी गया है ना। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये सेरेब्रम है। तो दूसरा एरिया फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट, फोर ब्रेन का हमारे ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो यहां आपको हाइंड ब्रेन नजर आ रहा है, क्लियर। मिड ब्रेन ये है। फोर ब्रेन के दो पार्ट, सेरेब्रम और दूसरा कौन, हाइपोथैलेमस। तो ये जो आपको दिख रहा है एरो करके, ये एक्स क्या है, ये एक्स हाइपोथैलेमस ही तो है। तो एक्स क्या होगा, हाइपोथैलेमस। अब पूछा है हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है और ये हमको बताती है कि आप भूखे कब हो, आपको प्यास कब लगी है, और आपने खाना खा लिया तो आपका पेट भर गया है, प्यास बुझ गई है। तो जो सेंसेशन होता है ऑफ बीइंग फुल, फुल मतलब ये एनसीईआरटी की लाइन है, इस लाइन को पकड़ के रखना। हाइपोथैलेमस इज ए सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर। अगर आपको भूख लगी है तो आपको किसने बताया, तो आप कहोगे किसी दूसरे ने नहीं बताया, अंदर से आवाज आ रही है, बॉडी के अंदर से। तो बॉडी के अंदर से किसने आवाज दी, हाइपोथैलेमस। वो आपको बता रहा है अरे तुम भूखे हो तो अभी तुम्हें किचन में जाके कुछ खाना चाहिए, है ना। तो और खाना आपने पेट भर खा लिया, तो जो कहते हैं ना वहां पेट भर गया, मन भर गया, तो वो जो सेंसेशन है किसका, फुल, फीलिंग फुल, कि आपका मन भर गया है, पेट भी भर गया है, उसको भी बताता है कौन, हाइपोथैलेमस। तो भूख लगी है, प्यास लगी है, हंगर का सेंटर जो है वो है हाइपोथैलेमस। तो ये इसका फंक्शन है, ठीक है, क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब उसी डायग्राम में अब एक अगला क्वेश्चन बन गया, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर वाई। अगर आपने पिछले डायग्राम को गौर से देखा हो तो उस डायग्राम में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है। अब आपको वाई पूछा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, और इसका काम पूछा है, बताइए क्या होगा आंसर। बच्चों गेस करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। दिमाग में कुछ खड़का, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है, खड़क सिंह नहीं, खड़कता है आंसर। तो बेटा ये आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अब मैं पुराने डायग्राम पे वापस चलूं क्या, नहीं चलूंगा। आप वीडियो को बैकवर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर पीछे ले जाएंगे और यहां ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है जो है मेडुला, ठीक है। तो वाई आपका क्या है, ये जो एरिया है ये मेडुला है, ठीक है। अब मेडुला क्या करता है, मेडुला हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन है उसे कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री फंक्शन मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, सलाइवेशन, मुंह में सलाइवा बनता है खाना देखकर, तो अपने आप बनता है, हम चाह कर नहीं बना सकते। अगर मैं बैठा हूं, मैं चाहूं कि सलाइवा बनने लगे, तो मेरे चाहने से नहीं होगा। तो जो एक्शन चाहने से होता है वो वॉलंटरी एक्शन होता है, और जो बिना चाहे हो जाए वो इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी एक्शन में आपका सलाइवेशन आता है, वोमिटिंग, उल्टी आना। मैं चाहूं उल्टी करूं तो उल्टी थोड़ी होगी, जब आना होगा तो अपने आप आ जाएगी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वोमिटिंग, सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये सारे इनवॉलंटरी एक्शन है हमारे बॉडी के। और बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शन को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। तो ये याद रखना, वॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम, लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन मेडुला। तो मैंने एक क्वेश्चन से 2 आंसर बता दिए, एक तीर से 2 निशाना करवा दिया आपका, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये न्यूरॉन का डायग्राम देकर लुक एट फिगर 7.1। तो 7.1 फिगर दे रखा है और आपको पार्ट्स बताना, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। पहला वो पार्ट बताना है वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। सेकेंड, न्यूरॉन का वो पार्ट बताना है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और फिर थर्ड पार्ट वो बताना है कि वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन।
तो अब आप बताइए न्यूरॉन में सिग्नल रिसीव कहां से होता है? बताइए, सिग्नल यहां से रिसीव होगा, यहां से रिसीव होगा, यहां से होगा कि यहां से होगा? अब आप ही बताइए, अगर आप हैं तो आप चीजों को कहां से कैच करते हैं? अपने हाथों से। तो जो चीज बाहर की ओर निकली है वहीं से सिग्नल को कैच करोगे ना। तो उसी तरह यहां ये देख रहे हो डेंड्राइट्स, यही तो सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? डेंड्राइट होगा। तो ये जो आपके यहां दिख रहे हैं ये क्या स्ट्रक्चर है? ये डेंड्राइट है। ठीक है, अब डेंड्राइट से जो सिग्नल आया वो सिग्नल अब ऐसे ट्रेवल होता है ना? तो इसका मतलब थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल होगी वो न्यूरॉन के इस पार्ट में ट्रेवल होगी, और ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये है न्यूरॉन्स का क्या? एक्सॉन। तो ये वाला पार्ट है एक्सॉन। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? एक्सॉन होगा। अब थर्ड पार्ट का आंसर आपको देना है, बताइए क्या होगा? वेयर, जहां इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो वो कहां होता है? इन नर्व एंडिंग्स पे होता है। नर्व एंडिंग्स पर जब सिग्नल पहुंचता है तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफर किया जाए। तो थर्ड पार्ट आपका जो है वो ये नर्व एंडिंग्स है। तो यहां आंसर क्या होगा? नर्व एंडिंग। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो अपने मार्क्स कैलकुलेट करते रहना, लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपके कितने मार्क्स आए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए बी सी एंड डी ऑफ ह्यूमन हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ध्यान से इसको पढ़ो। आपको पता है ह्यूमन हार्ट पे कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वाले चैम्बर को ऑरिकल या आर्ट्रियम कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। ये आपका राइट साइड है तो ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ए का आपको आंसर मिल गया। सबसे पहली बात तो यही समझना है, ऊपर वाले जो 2 छोटे चैम्बर होते हैं वो आर्ट्रियम कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्या कहलाते हैं बच्चों? आर्ट्रियम। ATRIUM। तो ऊपर वाले चैम्बर आर्ट्रियम, ये भी आर्ट्रियम, ये भी आर्ट्रियम, लेकिन ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। तो ये वाला राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है ना। और नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो ये आपका राइट साइड है तो ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो ए आपका आंसर क्या होना चाहिए? राइट वेंट्रिकल। तो ए का आंसर हमको मिल गया। ए क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल। और इसका भी आंसर मिल गया डी का। ये क्या है? तो ये लेफ्ट साइड है और ऊपर वाला चैम्बर है तो आर्ट्रियम होगा। तो ये हो गया डी आपका क्या? लेफ्ट आर्ट्रियम। तो ए और डी तो पता चल गया, लेकिन अब सी और बी ये पता करना है। तो पहले ये देखो कि इधर इस पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तो ये ब्लड यहां से ऐसे निकल रहा है, देखो ये ऐसे है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड हार्ट से दूर शरीर के हर हिस्सों में जाता है। तो वो आर्टरी कौन सी है जो ब्लड को हार्ट से लेकर दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती है? तो ये आर्टरी होगी ना, लेकिन इस आर्टरी, ये शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है और इसे कहते हैं एओर्टा। तो सी आपका क्या है? एओर्टा है। ठीक है, अब यहां देखो आपसे अब बी को पता करना है। ठीक है, बी क्या है? देखो बी कहां से ब्लड पहले किस में आता है? पहले आता है राइट आर्ट्रियम में, फिर ब्लड किस में जाता है? राइट वेंट्रिकल में। अब ब्लड को यहां से कहां भेजा जाता है? लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक भेजना है ताकि लंग्स में ऑक्सीजन मिल जाए ब्लड को। अभी ऑक्सीजन कहां है? अभी इस एरिया में ऑक्सीजन नहीं है। ब्लड में क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड आया यहां, फिर यहां आया राइट वेंट्रिकल में, फिर इसे लंग्स में भेजा जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी।
तो आपका बी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो हमको सारे पार्ट्स पता चल गए। तो ए आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, बी आपका पल्मोनरी आर्टरी है, सी आपका एओर्टा है, और डी आपका क्या है, डी आपका लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर लेफ्ट आर्टरियम। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए। तो ह्यूमन हार्ट के सारे पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए और सारी फंक्शन भी क्लियर होना चाहिए। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है, लंग्स तक। फिर लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में जो ऑक्सीजन था वो ब्लड में आ गया और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो लंग्स में चला गया। अब हमारा जो लंग्स में जो ब्लड है वो क्या हो गया, अब ऑक्सीजनेटेड हो गया। लेकिन वो वहीं से बॉडी के हर पार्ट्स में नहीं जाएगा, पहले उसे पंप करना पड़ेगा। तो लंग से दोबारा ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में। तो वो दोबारा कहाँ, पल्मोनरी वेन से आया कहाँ, यहाँ लेफ्ट आर्टरियम में। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाती है, और पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में लाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का फंक्शन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग पार्ट्स। तो आपको यहां डायग्राम दिया है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का यहां डायग्राम दिया है, और इस डायग्राम के बेसिस पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों में पढ़कर आपको आंसर देना है। तो 1 मिनट ले लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर डायग्राम को देखिए और इसको मैच करके फिर रिलेट करके आंसर दीजिए। तो पहला पार्ट क्या है, आपको इस डायग्राम में उस पार्ट का नाम बताना है विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन पैक्ड क्लोज टुगेदर। तो इस डायग्राम के किस पार्ट में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। कहां पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स, तो आपको पता है कि किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट या किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारे लाखों नेफ्रॉन से, न्यूरॉन्स नहीं नेफ्रॉन, लाखों नेफ्रॉन से मिलके बना होता है किडनी। तो इसका मतलब वो पार्ट कौन सा है जहां बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों किडनी, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई हमारी किडनी। दोनों किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है जैसे यूरिया, उसे फिल्टर करने का काम यही किडनी में कौन करते हैं, नेफ्रॉन्स। और फिर ब्लड से जो यूरिया छन कर बाहर आ जाता है और वही यूरिया और पानी ये सब मिलकर यूरिन बन जाता है, ठीक है। अब यूरिन बनने के बाद किडनी से यूरेटर के थ्रू कहां आता है, ब्लैडर में, फिर ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से बाहर चला जाता है। अब आपको नेक्स्ट क्या पूछा है, ए लॉन्ग ट्यूब जो कि कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। तो जरा देखो, तो किडनी ये है, यूरिनरी ब्लैडर ये है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो ट्यूब है वो तो यही है ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, यूरेटर। तो इसका बी पार्ट का आंसर क्या होगा, यूरेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया है ना। चलिए अब आते हैं इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे। तो ये 10th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपका 20, क्योंकि हर क्वेश्चन को हमने 2 मार्क्स माना है, तो 10 क्वेश्चन यानी टोटल 20 मार्क्स। तो 20 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, खुद का असेसमेंट करो। तो यहां क्या करना है, ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है ये आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट भी करना है। तो हमको पता है कि किसी इकोसिस्टम में सबसे पहले एनर्जी कहां से आएगी, सनलाइट से आएगी। सनलाइट की एनर्जी को कौन कैप्चर करेगा, प्लांट्स। फिर प्लांट्स क्या बनाएंगे, फूड। उन फूड को कौन खाएंगे, हर्बीवोरस एनिमल। तो एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी कहां गई, प्लांट से यानी प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर से कहां गई, हर्बीवोरस के पास। हर्बीवोरस एनिमल को कौन खाएगा, कार्निवोरस। तो फिर वो एनर्जी कहां गई, कार्निवोरस के पास। हमेशा यही एक डायरेक्शन है ना, क्या इसका उल्टा डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं। तो हमेशा ना बाई डायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम में, ना मल्टी डायरेक्शनल होता है, हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन।
तो ये डायरेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? सनलाइट, सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस, है ना? क्लियर? तो आपको ये एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम बना देना था। सनलाइट, सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस। तो इसीलिए अगर आप इनको आप मिलाते हो तो क्या बनता है? पिरामिड बनता है कि नहीं? तो एनर्जी का फ्लो आप क्या देख रहे हो? यूनिडायरेक्शनल है। तो ये भी याद रखना कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ना तो बाई डायरेक्शनल या ना तो ट्राई डायरेक्शनल ना मल्टी डायरेक्शनल, हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो ये डायग्राम बेस्ड जो सीरीज थी उसका पार्ट 3 था। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना खुद असेसमेंट कीजिए और बताइए कि आज के 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स में 20 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी और सीरीज चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको स्पेशल सेशन की डिमांड करते हो वो सारी इंफॉर्मेशन आप कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपके लिए आपके स्पेशल सेशन जो आप डिमांड करते हो मैं लेकर आऊंगा, है ना? मेरे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है? और वो केस बेस्ड फिर आपको असर्शन रीजन की कराता ही हूँ प्रैक्टिस, वन शॉट भी आएगा। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आपको इतना धुआंधार प्रैक्टिस हम करा देंगे कि आपको फुल प्रिपरेशन हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के पहले, ठीक है? तो ये तो हो गया आज का सेशन, लेकिन जाते जाते आपको मैं सफलता बैच में एनरोल कैसे करना है वो भी बता देता हूं, ठीक है? तो यहां से हम चलते हैं, क्लियर? यहां से हम चलते हैं अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे। यही काम आपको ऐप से करना है। तो आप पहले अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें कोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको कोर्स क्या सेलेक्ट करना है? स्कूल K-12। जब आप स्कूल K-12 सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी होगी। तो यहां देखिए क्लास 10 दिख रहा है, तो आपको यहां जाकर फिर ये क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब आप क्लास सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्लास 10 सेलेक्ट करने के बाद ऐप में सफलता बैच दिखेगा आपको स्टडी मटेरियल परचेज वाले सेक्शन में। अब यहाँ आपको सफलता बैच मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, सोशल स्टडीज का दिख रहा है, तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट का है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको सभी सब्जेक्ट में स्कोर करना है तो सफलता बैच कंबाइंड सब्जेक्ट का लीजिए, और वो ये है सफलता बैच क्रैश कोर्स जिसमें सभी सब्जेक्ट है। अब अगर आप इस सफलता बैच पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको सफलता बैच की जो प्राइस है वो कितनी दिखाएगा बताइए? तो 1199। कितनी? 1199, ठीक है? अब क्या सफलता बैच आपको इस पे मिलेगा? नहीं, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको कोड दे रहा हूं। कोड क्या है? Y621। तो जब आप बाय नाउ पे करेंगे तो यहां आपसे एंटर कूपन कोड कहेगा, तो आप अपना कूपन कोड जो मैंने दिया है Y621 वो एंटर कर दीजिए। तो Y621, तो जब आप इसे एंटर करेंगे ना, ये देखिए अप्लाई कर दीजिए कोड, तो देखिए यहां आपको 300 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। और यही कोर्स सफलता बैच में आपको 995 रुपीज का मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप ऐप में क्वाइंस आपके पास अवेलेबल हैं तो क्वाइंस भी अप्लाई कर देंगे तो भी आपको और डिस्काउंट मिलेगा, है ना? और ये काफी कम प्राइस पे आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मिल जाएगी सफलता बैच में। तो देर मत कीजिए, ये आखिरी मौका है, क्योंकि अगर अभी चूक गए तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा और आप प्लान वे में नहीं अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, है ना? तो क्लास 10 क्रैश कोर्स सफलता बैच को ज्वाइन कीजिए। ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की है। अब लेट स्टार्ट की है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अब तो जाग जाओ और सफलता बैच ज्वाइन कर लो, है ना? तो यही आपको कहना था। बाकी कोड याद रखिएगा Y621, और अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट कीजिए, बुलाइए अपने दोस्तों को, इस सफलता बैच में एनरोल होते हैं और धुआंधार प्रैक्टिस करते हैं। यही बात कहकर मैं आज का सेशन वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में जल्द ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।